Good morning to all. Hello friends, this is Archana. Welcome to all in my class Archana Economica. Friends, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट मोनोपोली, अबाउट एकाधिकार. ओके, सो आज हम मोनोपोली के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि एकाधिकार क्या होता है. ओके, सो एकाधिकार से तात्पर्य बाजार की उस स्थिति से है जिसमें एक विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक या फर्म का नियंत्रण रहता है. चूँकि बाजार में केवल एक ही उत्पादक या फर्म रहती हैं, इसलिए एकाधिकार की स्थिति में फर्म एवं उद्योग पर्यायवाची होते हैं. इस प्रकार एकाधिकार वाला उद्योग अनिवार्यतः एक ही फर्म का होता है. लेफ्टविच ने कहा है, शुद्ध एकाधिकार वह बाजार दशा है जिसमें एक फर्म उस वस्तु के उत्पादन को बेचती है जिसका स्थानापन्न उपलब्ध न हो. इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण बाजार इस फर्म के लिए ही होता है. इसमें समीपस्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती जिसका मूल्य एवं विक्रय एकाधिकार वस्तु की कीमत एवं विक्रय को प्रभावित कर सके. ओके, एंड विशुद्ध एकाधिकार में मांग किलोज इकाई होती है. मांग किलोज क्या होते हैं विशुद्ध एकाधिकार में? इकाई, जिसके कारण एकाधिकार के मांग प्रभाव के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का व्यय एक समान होता है. इसे स्टोनियर और हेग ने क्या बोला है? ऐसी दशा में औसत आगम वक्र AR कर्व आयताकार अतिपरवलय होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसकी मांग किलोज इकाई के बराबर होती है. बेटे, कभी भी एकाधिकार में जो है विशुद्ध एकाधिकार में औसत आय वक्र के बारे में पूछा जाए, AR कर्व के बारे में पूछा जाए तो माइंड में रखना AR कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताधिकार अतिपरवलय, और इसकी मांग किलोज क्या होती है? इकाई के बराबर होती है. एकाधिकार में एकमात्र उत्पादक एवं विक्रेता होने के कारण निकट स्थानापन्न के अभाव के कारण उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है. दूसरे शब्दों में एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता. फर्म ही उद्योग है तथा उद्योग ही फर्म है. फर्म इज इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज फर्म. फलस्वरूप वस्तु का उद्योग मांग वक्र ढाल वाला होता है. कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला. किंतु एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादक की भांति कीमत प्राप्त करता, प्राइस टेकर नहीं होता. लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनिए. पूर्ण प्रतियोगिता में हमने क्या पढ़ा था कि फर्म क्या होता है? प्राइस टेकर होता है. ठीक है ना? लेकिन यहाँ फर्म प्राइस टेकर नहीं होता बल्कि प्राइस मेकर होता है. ऑलराइट, कीमत निर्माता होता है. एकाधिकारी के लिए सीमांत आगम कम होता है औसत आगम से, यानी MR लेस देन AR. MR लेस देन AR किस चीज़ में? एकाधिकारी प्रतियोगिता में MR लेस देन AR. सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र से कम होता है. ठीक है ना? MR लेस देन वस्तु की प्रति इकाई कीमत. क्यों? रीज़न है क्योंकि एकाधिकार में MR इक्वल टू AR. E-1/E, ये फॉर्मूले याद रखना बेटे. ठीक है ना? MR लेस देन AR, MR लेस देन वस्तु की प्रति इकाई. रीज़न पूछेगा, रीज़न क्यों? बिकॉज MR इक्वल टू AR.
ठीक है ना। E माइनस वन अपॉन ई, ई इक्वल टू कीमत सापेक्षता और ए आर इक्वल टू एम आर ई अपॉन ई माइनस वन। ये फॉर्मूला याद रखना है। ए आर क्या होता है बेटा, एम आर ई अपॉन ई माइनस वन। सो एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं, विशेषताएं क्या होती हैं बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स। और विशेषताएं थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्या होता है, एक विक्रेता और अधिक क्रेता, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, निकट स्थानापन्नों का अभाव, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक होता है, मोनोपोलिस्टिक एंड प्राइस मेकर होता है, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, अधिकतम लाभ अर्जन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल होता है। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। डिमांड कब निगेटिवली स्लोप्ड। ऑलराइट। एंड एकाधिकारी में मूल निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। एकाधिकारी में मूल निर्धारण कैसे होता है, एकाधिकार में स्वयं की मूल्य नीति होती है, वह अकेला उत्पादक होता है, इसलिए उसके सामने प्रतियोगिता का प्रश्न ही नहीं होता, वह अधिकतम कुल लाभ चाहता है। एकाधिकारी क्या करता है, कुल लाभ चाहता है, वो लाभ पर बेस्ड होता है, प्रॉफिट उसको चाहिए, दैट्स इट। ओके, ना कि अधिकतम प्रति इकाई लाभ, उसको टोटल कुल लाभ चाहिए, ना कि अधिकतम प्रति इकाई लाभ चाहिए। एकाधिकारी एक साथ कीमत और पूर्ति दोनों निर्धारित नहीं करता, ये याद रखना। या तो ये एकाधिकारी जो प्रोड्यूसर होता है एकाधिकार में, या तो प्राइस पे कंट्रोल उसका होगा, या तो सप्लाई पे होगा, प्रोडक्शन पे होगा, दोनों पे एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। या तो प्राइस के अकॉर्डिंग अपने इसको क्या नाम मैनेज करेगा, प्रोडक्शन को मैनेज करेगा, ओके, या तो अपने प्राइस को देखेगा, दो में से एक ही मैनेज कर सकता, दोनों एक साथ मैंने निर्धारित नहीं कर सकता। उसके लिए इन दोनों में से कीमत निश्चित करना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि ये प्राइस डिसाइड करना ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट पे बेस्ड है। ठीक है। एंड तो ये कीमत डिसाइड करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। कुल आय तथा कुल लागत के बीच जितना अंतर होगा, लाभ भी उतना ही अधिक होगा। एकाधिकार के साम्य के लिए सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होना आवश्यक है। ऑलराइट। सी, एकाधिकार में सीमांत आय सीमांत लागत से कम होती है। एकाधिकारी अपनी वस्तु की मांग की लोच का ध्यान भी मूल निर्धारित करने में रखता है, कि वस्तु की लोच कैसी है इसका भी ख्याल रखता है। जब प्राइस मेकर होता है ना, तो प्राइस जब डिसाइड करता है कि इस चीज़ का भी ख्याल रखता है कि मांग की लोच क्या सिचुएशन है। ओके, क्योंकि कीमत निर्धारण में समय का अत्यधिक महत्व होता है, टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए एकाधिकार में कीमत निर्धारण का अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। अल्पकाल में एकाधिकारी कीमत या साम्य मोनोपोली, प्राइस और इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल में एकाधिकारी की उत्पादन क्षमता निश्चित होती है, वह उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा ही पूर्ति में वृद्धि कर सकता है, वह अपने प्लांट के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि मांग में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है, तो एकाधिकारी एक सीमा तक ही उत्पादन कर सकता है।
ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसके विपरीत यदि मांग घटने के कारण कीमत घटती है तो एकाधिकारी अपने प्लांट की उत्पादन क्षमता के भाग का एक भाग का उपयोग न करके कुछ अंश तक उत्पादन की मात्रा में कमी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसका लाभ काफ़ी कम हो सकता है और हो सकता है कि उसे लाभ के स्थान पर हानि हो। परंतु अल्पकाल में एकाधिकारी तब तक उत्पादन करता रहेगा जब तक उसकी औसत परिवर्तनशील लागत ABC उसको मिलती रहेगी। परंतु जैसे ही कीमत ABC से कम हो जाएगा वैसे ही वह उत्पादन बंद कर देगा। यानी एकाधिकार में उत्पादन बंद करने का पॉइंट क्या होता है? प्राइस लेस देन ABC से कम प्राइस हुआ तो उत्पादन बंद कर देगा क्योंकि ये लाभ पर बेस्ड है, राइट। इस प्रकार अल्पकाल में एकाधिकारी को अधिक से अधिक हानि कुल लागत के बराबर होता है। ऑलराइट। अल्पकाल में सीमांत लागत आगम के बराबर होती है। सीमांत लागत तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू रिवेन्यू, ठीक है ना। संक्षेप में एकाधिकार में अल्पकाल में फर्म के समक्ष 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। एकाधिकारी फर्म को सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया एकाधिकारी को असामान्य लाभ प्राप्त होता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त होता है और हानि भी हो सकती है। अल्पकाल में एकाधिकारी के समक्ष 3 सिचुएशंस होते हैं। फर्स्ट एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। ऑलराइट। सी ये देखिए आपका ये डिमांड कर्व है। दिस इज AR, ओके, दिस इज MR, AC, MC, ठीक है ना। तो MR एंड MC जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये देखिए बेटे, ठीक है ना। और AR जिस जगह, ये देखिए यहाँ C देखिए, यहाँ देखिए बेटे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये क्वांटिटी है एंड ये प्राइस है, ठीक है ना। प्राइस पर आपका असामान्य लाभ की दशा है, ठीक है ना। प्राइस आपका क्या है, ये देखिए, कॉस्ट आपका इधर जा रहा है। AC देखिए, C यहाँ R को टच कर रहा है लेकिन इसका प्राइस कहाँ तक है? TP तक है। तो ये TPSR ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, असामान्य लाभ, ठीक है ना। एकाधिकारी उत्पादन तथा कीमत वहाँ निर्धारित करेगा जहाँ पर MR MC चित्र A में AR तथा MR क्रमशः औसत आय तथा सीमांत आय है और AC MC क्रमशः औसत लागत सीमांत लागत वक्र है। कीमत प्राइस इक्वल टू PM, उत्पादन की मात्रा OM तथा कुल लाभ OM इंटू PR, ST इसका मतलब वही बताया हमने, कुल लाभ का क्षेत्र है। चित्र में सामान्य लाभ को प्रदर्शित किया गया। सामान्य लाभ 0 जीरो प्रॉफिट, यहाँ देखिए बेटा, ज़ीरो प्रॉफिट भी कहा जाता है सामान्य लाभ को। तो ये क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है ज़ीरो प्रॉफिट किसे कहते हैं? सामान्य लाभ को कहते हैं। न लाभ होता है न हानि होता है, ओके। सामान्य लाभ से अभिप्राय एकाधिकारी वस्तु की कीमत AR वस्तु की औसत उत्पादन के बराबर तय करता है। एकाधिकारी का संतुलन बिंदु के जहाँ RM वस्तु की औसत लागत
और वस्तु की कीमत दोनों है। इस स्थिति में एक अधिकारी को कोई अतिरेक प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पी बिंदु पर ए आर इक्वल टू ए सी, सॉरी ए सी इक्वल टू ए सी, ये कहीं आई थिंक देयर इज अ सम मिसप्रिंट। ये थोड़ा सा इसको लेट मी कंफर्म, ओके, इसको डोंट केयर अबाउट दिस, आई थिंक देयर इज अ सम मिसप्रिंट एंड ऑल, लेट्स सी, इसको मैं क्लियर करती हूँ अभी आगे, ओके। सो बेटा थोड़ा सा इधर देखते हैं, फिर देन आई लेट यू नो व्हाट इज टू। एक अधिकारी को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये ए आर, ये देयर इज अ सम मिसप्रिंट, तो इसको देखते हैं अभी। लेट्स कम द पिक्चर, यहाँ देखो बेटे, सी ए आर एम सी है, यहाँ देखो देखो देखो, सामान्य लाभ, ए आर ए सी नहीं था, एम आर एम सी था, ये देखो, ये देखो, ठीक है ना। एम सी और मार्जिनल कॉस्ट एम आर एम सी के पॉइंट पर एम आर एम सी इक्वल है, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखिए, और ए आर और ए सी भी एक दूसरे के यहाँ टच कर रहे हैं, ठीक है ना। और ए आर ए सी को जो है ए सी को एम सी इधर काटा, तो ये कहने का मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट को ही ये डिनोमिनेट कर रहा है। एम आर एम सी जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं से आपका ये प्राइस लाइन क्वांटिटी का लाइन बनाया गया है। और ये सिर्फ जो है सामान्य दशा को, लाभ का सामान्य दशा को ही प्रदर्शित कर रहा है। अल्पकाल में आवश्यक नहीं है एक अधिकार को सामान्य लाभ से अधिक ही लाभ मिले। कारण यह है एकाधिकारी कीमत अल्पकाल में औसत लागत से भी अधिक होता है, इसका कीमत औसत लागत से भी अधिक होता है। अल्पकाल में भी वह अपना उत्पादन क्रिया तब तक जारी रखेगा जब तक औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर कीमत मिलती रहेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, तब तक वो उत्पादन करेगा जब तक प्राइस उसका यानी कीमत ABC के बराबर होगा। अगर ABC से कीमत जो है कम होने लगती है तब वो उत्पादन अपना बंद कर देगा, ठीक है ना। अल्पकाल में उसे उत्पादित वस्तु की कीमत कम से कम ABC के बराबर होनी चाहिए, नहीं तो उत्पादन कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार एकाधिकारी को अधिकाधिक हानि कुल स्थिर लागत के बराबर हो सकती है। इस दशा में 6.11 में स्पष्ट किया गया है। यहाँ देखिए बेटे, सी ये हानि की अवस्था है बेटा, ये देखो, दिस इज AR, MR, ABC एंड AC, ठीक है ना। तो AR ABC यहाँ देखिए, C को एन बिंदु पर टच कर रहे हैं, एन पॉइंट पर इसका जो है वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ टच कर रहा है ABC को, लेकिन आपका इसका AC एवरेज कॉस्ट कहाँ बता रहा है, TNP को डिनोमिनेट कर रहा है, यानी इसका जो प्राइस लेवल है, ठीक है ना, ये एवरेज कॉस्ट इसका ज़्यादा हो रहा है। तो कीमत जो है ये देखिए, इसको ये हानि की दशा को दिखा रहा है कि इसको जो है लॉस हो रहा है। TPSN के बराबर इसको लॉस हो रहा है, ठीक है ना। एकाधिकारी एवं दीर्घकालीन संतुलन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एंड अंडर मोनोपोली। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म आवश्यकता अनुसार उत्पादन के सब साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है। फर्म अपने संयंत्र के आकार को भी छोटा बड़ा कर सकती है, इसलिए दीर्घकाल में एकाधिकारी हानि की अवस्था में उत्पादन जारी नहीं रखेगा। वह
उत्पादन बंद कर देगा। एकाधिकारी होने के कारण वह दीर्घकाल में इस प्रकार व्यवस्था करेगा कि उसे असामान्य लाभ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। अतः दीर्घकाल में फर्म का संतुलन इस प्रकार से होगा कि उसे आवश्यक रूप से असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इस दशा को निम्न चित्र में वही पिक्चर के माध्यम से वी कैन क्लियर। LMC इक्वल टू SMC इक्वल टू MR, यानी LMC SMC MR, MM जहाँ है देखो बेटा ध्यान से, वो जो है लेस देन LAC SAC AR, ओके, यानी M A से लेस है। शॉर्ट में अपने माइंड में मतलब इस चीज़ को देखो, उसी जगह संतुलन होगा। संतुलन की कंडीशन यही है। LMC SMC MR जो है लेस देन LAC SAC एंड AR। अब यहाँ देखिए, ये LMR है एंड LMC, ठीक है ना। यहाँ देखो LMC LMR एंड इधर D LAR है LAC है, ठीक है ना। इसको डिनोमिनेट कर रहा है कि ये बोल रहा है बेटा, ये संतुलन बिंदु को बता रहा है कि वहीं जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा जहाँ LMC SMC MR जो है ये तीनों चीज़ें किससे लेस देन होंगी, LAC से और LAC LR और AR से लेस होंगी। ऑलराइट, वही इसका संतुलन का बिंदु होगा। वही सेम चीज़ें ही बता रहा है, वही बता रहा है सेम। दीर्घकालीन सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर, LMC इक्वल टू LMR। इस समायोजन बिंदु पर प्लांट का आकार अनुकूलतम ऑप्टिमम होगा। अनुकूलतम उत्पादन बिंदु पर एफएसी स्पर्श करेगा LAC को। इसी अनुकूलतम बिंदु पर SAC इक्वल टू MR। इस प्रकार एकाधिकार में दीर्घकालीन संतुलन की दोहरी दशाएं डुअल कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? दो कंडीशंस, LMC इक्वल टू LR, SMC इक्वल टू MR, सॉरी LMC इक्वल टू MR और SMC इक्वल टू MR, यानी LMC और SMC दोनों जो है MR के बराबर होना चाहिए। LMC SMC और MR एक दूसरे के इक्वल हों। ऑलराइट, दीर्घकाल में एकाधिकारी दीर्घकालीन संतुलन तथा अल्पकालीन संतुलन दोनों को एक साथ प्राप्त करता है। चित्र में इस प्रकार एकाधिकारी OM उत्पादन स्तर पर दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के संतुलन प्राप्त करता है। इस स्थिति में प्रति इकाई वस्तु की कीमत इक्वल टू RO या PM, प्रति इकाई औसत लागत इक्वल टू TO या SM, प्रति इकाई लाभ इक्वल टू PM माइनस SM इक्वल टू PS या RT, कुल लाभ इक्वल टू PRTS आयात क्षेत्रफल। एकाधिकारी स्वयं वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। एकाधिकारी अपनी सौदेबाजी की शक्ति के कारण अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ऊंची कीमत निर्धारित करके शोषण कर सकता है। एकाधिकारी नियमन की नीति का अध्ययन करने से पूर्ण एकाधिकारी शक्ति कोट डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को मापना आवश्यक है। पूर्ण एकाधिकारी शक्ति कोट डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। प्रोफेसर लर्नर ट्रिफिन जॉन रॉबिन्सन, नाम याद रखें। लर्नर ट्रिफिन जॉन रॉबिन्सन ने एकाधिकारी शक्ति की माप की विधियों का उल्लेख किया। ये फॉर्मूले ध्यान रखना बेटे। एकाधिकारी शक्ति यानी DMP मोनोपोली पावर, ठीक है ना।
लर्नर का माप है। लर्नर ने क्या बताया है, AR माइनस MC अपॉन AR। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लेता है बेटे, डायरेक्ट फॉर्मूला देगा और पूछेगा। ये लर्नर ने दिया है, रॉबिन्सन ने दिया है, मार्शल ने दिया है, पीगू ने, जो भी है, मतलब इस तरह 2-4 नाम देगा, उसमें एक नाम होगा लर्नर। लर्नर को ही ध्यान रखना, आर सिंपल माइंड में इस तरह से रखना। लर्नर आर है, दिस इज र आर आर, ओके। 2 आर है, 1 आर 2 आर, जस्ट सिंपली याद करने के लिए पर्सनल ट्रिक्स होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो बेटे AR माइनस MC अपॉन AR इक्वल टू P माइनस MC अपॉन P, ऑल राइट। AR इक्वल टू P इक्वल टू प्राइस, कीमत, तथा MC इक्वल टू सीमांत लागत। पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी शक्ति शून्य होता है। एकाधिकारी शक्ति शून्य होता है, क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत किसके बराबर होती है? सीमांत लागत के बराबर होती है। What is the problem? I think yes, now okay. कभी कभी इसको भी एटीट्यूड आता है, हम ना सुधरेंगे। ओके, सो सेकेंड, जॉन रॉबिन्सन ने कौन सी माप दी है बेटे? जॉन रॉबिन्सन की माप एकाधिकारी शक्ति 1 माइनस C, 1 माइनस C, आई एम रियली सॉरी, इट वॉज जस्ट बाई मिस्टेक, ओके। 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, कीमत सापेक्षा, 1 अपॉन कीमत सापेक्षता, C इक्वल टू कीमत सापेक्षता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखना। आई थिंक दिस इज इंसिडेंट, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये ही है बेटा। हिंदी में भी आएगा, तो आप दोनों को माइंड में रखना। अगर C से डिनोमिनेट कर रहा है, E से डिनोमिनेट कर रहा है 1 अपॉन E, रॉबिन्सन को देख लेना 1 अपॉन E या C जो भी है, पर हिंदी को भी एक बार देना, क्योंकि अपना आपका क्वेश्चन जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आएंगे ना, थोड़ा सा देखना, ओके। प्रोफेसर ट्रिफिन की माप। प्रोफेसर ट्रिफिन ने एकाधिकारी शक्ति की कोट की मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अर्थ को स्पष्ट किया। मांग की आड़ी लोच जितनी अधिक होगी एकाधिकारी शक्ति उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत मांग की आड़ी लोच जितनी कम होगी एकाधिकारी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। शुद्ध एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है, क्योंकि एकाधिकारी वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता। मांग की आड़ी लोच क्यों शून्य होती है शुद्ध एकाधिकार में? क्योंकि निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता है। ये ट्रिफिन का है, ध्यान रखना बेटा। मांग की आड़ी लोच के बारे में, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन्होंने जो है मांग की आड़ी लोच के बारे में अर्थ स्पष्ट किया। ऐसी दशा में एकाधिकारी की शक्ति अधिकतम होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच शून्य, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की आड़ी लोच अनंत, जिसके कारण पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी शक्ति न्यूनतम अथवा शून्य होती है। बेन का माप। बेन का मत है कि कीमत तथा औसत लागत के बीच अंतर ही एकाधिकारी शक्ति की कोटि अथवा अंश की माप है। अन्य शब्दों में अधिसामान्य लाभ के आकार द्वारा एकाधिकारी शक्ति की कोटि की माप की जा सकती है। कीमत विभेद अथवा विभेदात्मक एकाधिकार, प्राइस डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जब एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत सभी बाजारों में एक सी ही रखे तो ऐसी स्थिति को सरल एकाधिकार, सिंपल मोनोपोली की स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी वस्तु की विभिन्न इकाइयों को भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न समय पर एक ही कीमत पर बेचता है, परंतु सरल एकाधिकार में उत्पादक के लिए अपने लाभ अधिकतम करना संभव नहीं होता, अतः वह अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत प्राप्त करता है। उपभोक्ता से भिन्न भिन्न कीमत की प्रवृत्ति को कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन 95% बनते ही हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा माइंड में रखना बेटा कि सपोज करो आपको एक टी शर्ट प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, तो उसको उत्तराखंड में किसी और प्राइस से बेचा, यूपी में उसका प्राइस कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, ओके, और वो गुजरात में जाता है उसका प्राइस कुछ और है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक ही प्रोडक्शन को अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली कहलाता है। ऑलराइट, अलग यही बता रहा है ना, अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत प्राप्त करना। जॉन रॉबिन्सन ने क्या बोला है, इसको थोड़ा सा देखना। अच्छा हो गया ये, हाँ ओके अभी हाँ लेट्स सी, देखो जॉन रॉबिन्सन ने बोला है एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक समान वस्तुओं को भिन्न भिन्न क्रेताओं को भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया कीमत विभेद कही जाती है। हाँ ये थोड़ा सा येलोइश आ गया होगा एक्चुअली, दैट्स वाई कि हमने इसको थोड़ा सा मतलब आई कंफर्ट जोन में इसको सेट किया हुआ है ताकि आईज पे मतलब गलत वो ना पड़े, इसलिए। अब देखिए बेटे, कीमत विभेद की कौन कौन सी दशाएं होती हैं। कीमत विभेद के संभव पॉसिबल तथा लाभदायक प्रॉफिटेबल होने के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है, जिन्हें अधोलिखित चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। कीमत विभेद के लिए दशाएं: बाजारों का पृथकीकरण, मांग की लोच में भिन्नता, बाजारों का पृथकीकरण, मांग की लोच में भिन्नता, उपभोक्ताओं की विशेषताओं का कारण, वस्तु की प्रवृत्ति, यातायात व्यय, कानूनी स्वीकृति के कारण। किस चीज़ के कारण होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? अलग अलग बाजार होते हैं इसलिए, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग बाजार होती हैं और मांग की लोच हर बाजार में अलग अलग होता है। देहरादून में मांग की लोच कुछ और है, लखनऊ में जाएंगे वहाँ की मांग की लोच कुछ और होगी उसी वस्तु के लिए, बाजार अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। उपभोक्ताओं और उपभोक्ता जो कंज्यूमर जो हैं उनका अलग स्पेशल डिमांड होता है, इसकी कंज्यूमर की विशेषताएं भी इसका कारण है। वस्तु की प्रकृति, किस प्रकार की वस्तु है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है ना। और यातायात का व्यय, कहीं यातायात का व्यय ज़्यादा लगता है, कहीं लगता है, ये भी मतलब ये भी एक दशाएं हैं। कानूनी रूप से स्वीकृति के कारण भी मांग की इसमें जो है भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। अब बताओ, देखो सी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही प्रोड्यूसर एक ही वस्तु का अलग अलग जगह पे प्राइस क्यों मतलब वसूल करता है। एक टी शर्ट बना, टी शर्ट को देहरादून में अगर सेल किया गया 150 में, दिल्ली में वो 100 रुपीज़ में सेल किया गया, अब लखनऊ में उसी टी शर्ट को सेल कर रहे हो तो 250 ले रहे हो। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि उपभोक्ताओं की अज्ञानता के कारण, कंज्यूमर्स जो है अवेयर नहीं है प्राइस के प्रति, ठीक है ना। सबसे पहली बात, उनको पता ही नहीं कि रियल प्राइस कितना देना चाहिए, क्या है, कैसे है, बस ले लेते हैं।
अविवेकपूर्ण धारणा अविवेकपूर्ण का मतलब होता है फूल होते हैं, बुद्धू होते हैं, सोच ऐसी होती है। और मामूली अंतरों का परवाह ना करना, मामूली अंतरों का परवाह ना करना, इसका मतलब ये होता है बेटे जैसे हम लोग हैं, अभी सपोज करो पेट्रोल डलवाना है, ठीक है ना, एक तरफ उसी पेट्रोल में पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में एक तरफ लंबी लाइन खड़ी लगी रहती है, ठीक है ना, जो प्राइस होता है अपना उस पर, दूसरी तरफ 2 रुपये एक्स्ट्रा देके आप इंस्टेंट मतलब तुरंत भरवा सकते हो। तो 95% पीपल क्या करेंगे, दे विल नेवर केयर। हम लोग परवाह नहीं करते, हम लोग सोचते हैं यार 2 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है लेकिन तुरंत भर तो दे रहा है। तो मामूली अंतरों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं करते लोग कस्टमर, इसलिए भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो कर लेता है प्रोड्यूसर, ठीक है ना। ऑर्डर पर विक्रय, ऑर्डर पर विक्रय का मतलब समझते हो कि सेल जो ऑर्डर पे आते हैं सेल, ये आजकल ऑनलाइन क्या हुआ, ऑर्डर पे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। जब ऑर्डर दे के मतलब कोई प्रोडक्शन मंगाया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो वो पर्टिकुलर उत्पादक उसे कंज्यूमर से पर्टिकुलर प्राइस ले सकता है। एक बाज़ार का दूसरे बाज़ार को ज्ञान नहीं होता, इसलिए ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहली कंडीशन है MRMC, MR इक्वल टू MC, MRA इक्वल टू MRB, यानी MRA मार्केट एक, MRA MRB दोनों जो है बराबर होने चाहिए, जहाँ A और B भिन्न भिन्न बाजार को डिनोमिनेट कर रहे हैं। MRA इक्वल टू MRB इक्वल टू MC, अर्थात विभेदात्मक एकाधिकार के संतुलन का समीकरण होगा MRA इक्वल टू MRB इक्वल टू MRC, MR इक्वल टू MC। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ये बेटे तीनों आपकी जो सिचुएशंस हैं ये हमने आपको दे दिया है, बता दिया है। यहाँ देखो मार्केट है, देखो सी दिस इज मार्केट 1 A एंड B, और ये बता रहा है A में कम लोजदार मांग है, मांग की लोजदार अलग है, B में मांग की लोजदार अलग है। A कम लोजदार मांग वाला है और B अधिक लोजदार मांग वाला है। A और B को दोनों कंबाइन रूप में, जहाँ हम ये देखो C यहाँ देखते हैं, ये हमारा क्या बताता है, MR इक्वल टू MRA प्लस MRB। ये चीज़ें अगर कंडीशन फॉलो होंगी तभी जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड। अच्छा, व्हाट इज़ डंपिंग? डंपिंग के मामले में चाइना इज़ वेरी फेमस। डू यू नो अबाउट दिस? चाइना के ऊपर कहा गया है, US वगैरह भी अदर वो भी कहते हैं उसकी। आपने कभी नोटिस किया है इस चीज़ को कि उसके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते हैं? मतलब प्रोडक्शन तो सब ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, लेकिन वो इतना प्राइस लो कर देता है कि लोग लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अरे यार, अपने ही कंट्री में सपोज करो एक प्रेस मिल रहा है 250 का और चाइना से हमें 50 रुपये में मिल रहा है, हम क्या सोचेंगे, भैया अपने देश का हम क्यों लें 250 दे के, जबकि उसी 250 में हम जो है राइट 5 प्रेस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कीमत विभेद का एक विशिष्ट उदाहरण डंपिंग भी है। डंपिंग माने राशिपातन। इसमें क्या होता है बेटा, एकाधिकारी माने मोनोपोलिस्ट जो होता है वो के 2 बाजार होते हैं, जिसमें एक में उसका एकाधिकार होता है, दूसरे में उसे अन्य प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करना पड़ता है। यानी एक चाइना का ही उदाहरण लो, सबसे डंपिंग में सबसे बेस्ट है। चाइना देखो, एक चाइना का अपना मार्केट है, ओके, चाइना का बाजार है, तो उसमें तो उसका एकाधिकार है, उसमें कोई और एंट्री कर नहीं सकता। लेकिन पहला, दूसरा, उसे अन्य प्रतिद्वंदियों यानी US, अमेरिका, फलाना अदर कंट्रीज से भी उसको कंपटीशन रखना है। तो इसमें राशिपातन या डंपिंग का मेन वो क्या होता है बेटा, मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि उत्पादन विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सके, ठीक है ना, और कम से कम कीमत पर मार्केट में मतलब विदेशी बाजार में
अपनी वस्तु विदेशी बाजार में बेचकर और वहाँ अपना मतलब अपने आप को स्टेबल कर सके, वहाँ अपना अधिकार जमा सके, क्योंकि अपने देश में तो उनका अधिकार है ना, पूरे वर्ल्ड में अधिकार जमाने के लिए अपने प्राइस को इतना गिरा देंगे कि कम से कम प्राइस में अपना मतलब वो बेचेंगे। इस संबंध में एक बात ध्यान देने वाली है, राष्ट्रवादन देशी और विदेशी व्यापार के संदर्भ में नहीं होता, विदेशी बाजारों के ही संदर्भ में नहीं होता, क्योंकि यह असंभव है कि एकाधिकारी की कोई सुरक्षित बाजार प्राप्त हो जहां वह अधिक कीमत पर वस्तु बेचता हो और दूसरा बाजार असुरक्षित हो जहां वह कम कीमत पर वस्तु बेचता हो। इस स्थिति को भी राष्ट्रपातन ही कहते हैं, मतलब जहाँ वो हाई प्राइस पे एक ही वस्तु को बेच रहा है और दूसरा मार्केट ऐसा है उसी वस्तु को एकदम बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल का जो कॉस्टिंग है ना उससे भी डाउन पे बेच रहा है। तो जिस बाजार में नीची कीमत पे बेचता है उसमें राशिपातन होता है। राशिपातन का सीधा सीधा फंडा है बेटा, अपनी प्राइस को एकदम इतना गिरा दो, कॉस्टिंग भी ना लो। और क्यों गिराओ? क्योंकि ताकि पूरे मार्केट पे आपका मोनोपोली हो, आपका अधिकार हो। राशिपातन की दशाएं क्या होती है? एकाधिकारी को कोई सुरक्षित बाजार प्राप्त होना चाहिए, सेफ मार्केट होना चाहिए, है ना। और सुरक्षित बाजार में मांग की लोच असुरक्षित बाजार की तुलना में नीची होनी चाहिए, मतलब वहाँ लोग वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ही लें। ऐसा ना हो कि मतलब वहाँ अगर मांग की लोच अधिक होगी फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तभी वह सुरक्षित बाजार में अपनी वस्तु की अधिक कीमत वसूल करेगा और दूसरे बाजार में अपनी कम से कम कीमत पर अपनी वस्तु बेच देगा, सारी वस्तुएं बेच देगा, ठीक है ना। अपूर्ण अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्ण एकाधिकार दोनों ही काल्पनिक दशाएं हैं। वास्तविक जीवन में इन दोनों का मिलना कठिन है, क्योंकि प्रतियोगिता ना तो पूर्ण होती ना ही पूर्णतया लुप्त होती है। वस्तुतः व्यवहारिक जगत में इन दोनों के बीच की अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस बीच की अवस्था को ही पूर्ण प्रतियोगिता अथवा मध्यम बाजार की स्थिति, इंटरमीडिएट मार्केट सिचुएशन की संज्ञा दी गई है, अर्थात अपूर्ण रहती। कभी कभी इसे समूह संतुलन, ग्रुप इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब शुद्ध प्रतियोगिता और शुद्ध एकाधिकार। शुद्ध प्रतियोगिता क्या होता है? शुद्ध प्रतियोगिता प्लस शुद्ध एकाधिकार माइनस अव्यवहारिक स्थिति। प्योर कंपटीशन प्लस प्योर मोनोपोली माइनस अनरियलिस्टिक सिचुएशन। इस प्रकार एकाधिकृत प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उस बाजार की स्थिति होती है जिसमें विभेदीकृत वस्तु यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के अनेक विक्रेता होते हैं। इस स्थिति में बाजार के विक्रेता निकट स्थानापन्न वस्तुओं, क्लोज सब्स्टिट्यूट का उत्पादन करते हैं। प्रतियोगिता के होते हुए भी प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में एकाधिकारी होता है। इस प्रकार एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार, मोनोपोली तथा प्रतियोगिता, कंपटीशन दोनों का अंश पाया जाता है। लेफ्टविच के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं, परंतु विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है। इस प्रतियोगिता में समूह की प्रतियोगिता, फर्में विज्ञापन, प्रचार एवं विक्रय कला, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड सेलिंग आर्ट का सहारा लेती है, जिसकी सहायता से वे अपने उत्पादन को उपलब्ध निकट स्थानापन्न की तुलना में
श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहती हैं। विशेषताएं, फीचर्स कौन कौन सी होती हैं? विक्रेताओं की संख्या, विक्रेताओं की बड़ी संख्या, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, विभिन्न फर्मों का उत्पादन समरूप न होकर निकट स्थानापन्न क्लोज सब्स्टिट्यूट है। समूह में फर्मों का अप्रतिबंधित प्रवेश एवं बहिर्गमन, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट। विज्ञापन एवं विक्रय लागतों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। क्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। फर्मों के बीच गैर कीमत प्रतियोगिता, नॉन प्राइस कंपटीशन। प्रत्येक फर्म की अपनी कीमत नीति, सेल्फ प्राइस पॉलिसी ऑफ द फर्म। समूह का विचार, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। अपूर्ण एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म का साम्य व कीमत निर्धारण, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां किसी वस्तु की सीमांत लागत एमसी एवं सीमांत आगम एमआर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। चूँकि संतुलन की स्थिति उस समय होती है जबकि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होती है, अतः इस बिंदु के पश्चात विक्रेता उत्पादन का विस्तार रोक देता है। चूँकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता को विक्रय व्यय भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि फर्म की बिक्री में वृद्धि विज्ञापन आदि द्वारा भी की जाती है। इसलिए विक्रेता कीमत में विक्रय व्यय भी वसूल करना चाहता है। इस प्रकार विक्रेता अथवा फर्म जिस शुद्ध आय को अधिकतम करने का प्रयत्न करते हैं उसे इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, देखो थोड़ा सा बेटा। इस प्रकार विक्रेता अथवा फर्म जिस शुद्ध आय को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं उसे कैसे करते हैं? प्राइस इनटू प्रोडक्शन माइनस उत्पादन लागत और विक्रय व्यय इक्वल टू शुद्ध आय। ठीक है ना? यानी प्राइस और प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से उत्पादन और विक्रय व्यय को, उत्पादन लागत कॉस्ट जो होता है और विक्रय व्यय जो सेलिंग का जो मतलब एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी होता है एक्सपेंडिचर्स, उसको घटा दिया तो शुद्ध आय मिल गया। ठीक है ना? फर्म इन दोनों के अंतर को अधिकतम करना चाहती है, ये तो कन्फर्म है। इस प्रकार एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत साम्य की स्थिति का अध्ययन करते समय हमें विक्रय व्यय को भी ध्यान में रखना होगा और विक्रय को सीमांत आय तथा औसत लागत में सम्मिलित करना होगा। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि फर्म साम्य की अवस्था में तब होती है जबकि यह सबसे अधिक लाभ कमा रही हो, अर्थात जबकि फर्म की सीमांत आगम सीमांत लागत MR इक्वल टू MC हो। फर्म का संतुलन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। एक व्यक्तिगत फर्म का संतुलन स्पष्ट करने के लिए हमें कठिनाइयों से बचने के लिए स्थानापन्न पदार्थों की उपलब्धि और प्रतियोगी फर्मों के नो दिस इज ओके। हाँ, यहाँ देखो बेटा, संतुलन इसका कहाँ है? एक व्यक्तिगत फर्म संतुलन स्पष्ट करने के लिए, कठिनाई से बचने के लिए स्थानापन्न पदार्थों की उपलब्धि एवं प्रतियोगी फर्मों द्वारा
उनकी प्राप्त की जाने वाली कीमतों को स्थिर तथा दिया हुआ मान लेते हैं। एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म का बाजार स्थानापन्न की उपलब्धि से नियंत्रित होता है, जिसके कारण इस प्रतियोगिता में मांग का वक्र अधिक लोचदार होता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म अल्पकाल में असामान्य लाभ अथवा हानि की स्थिति में रहेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि फर्म विशेष के आगम या लागत वक्रों यानी रेवेन्यू ऑफ कॉस्ट कर्व की स्थिति क्या है। यहाँ देखो फर्म का संतुलन है। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? अल्पकालीन संतुलन, दीर्घकालीन संतुलन। ओहो सॉरी, इट वाज जस्ट नो नो हाँ नो दिस इज ओके। ठीक है ना। अब अल्पकाल में क्या होता है? लाभ की प्राप्ति होती है, हानि भी हो सकता है। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है? केवल लाभ ही होता है। समूह संतुलन हो गया ये। ठीक है ना। यहाँ देख लो, ये देखो अल्पकाल में लाभ, ये देखो अल्पकालीन लाभ हुआ और हानि भी हो गया। हानि की भी संभावना है और लाभ की संभावना है। लेकिन दीर्घकाल साम्य में क्या होता है बेटा? दीर्घकाल साम्य अथवा समूह संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड। ठीक है ना। दीर्घकाल में समय इतना अधिक होता है कि फर्म मांग में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित कर लेती है। फर्म अपने आकार में परिवर्तन कर सकती है, स्थिर साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, नई फर्मों की स्थापना की जा सकती है। अतः दीर्घकाल में किसी भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दीर्घकाल में किसी भी फर्म को हानि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि दीर्घकाल में फर्मों को हानि होगी तो वे उत्पादन बंद कर देंगे, नेचुरल सी बात है, और उद्योग से बाहर चली जाएंगी। जिससे उत्पादन का स्तर उत्पादन का स्तर और वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। पूर्ति कम होने से वस्तु की कीमत बढ़ेगी और फर्मों को पुनः सामान्य लाभ होने लगेंगे। इससे ये एक बात क्लियर है कि दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, जो चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है ना। सामान्य लाभ उसी समय होता है जबकि औसत आय AR = AC, औसत आय औसत लागत के बराबर हो। ठीक है ना। इसलिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में साम्य अवस्था में उस समय होगी जबकि कीमत औसत आगम और औसत आय P = AR = EC। ये देखिए पिक्चर में यही चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ देखिए सी, सामान्य लाभ P = ARAC। ठीक है ना, ARAC। ये देखो यहाँ टी बिन पर है ना, यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है ना। ये सेम चीज़ें बता रहा है। ऑलराइट। यहाँ सिर्फ सामान्य लाभ है दीर्घकाल में। सॉरी, इट वॉज बाय मिस्टेक। सो फ्रेंड्स, tomorrow we will study about अतिरिक्त क्षमता सिद्धांत। Okay, so this is all about today, and we'll see you tomorrow, means in our next video। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घकालीन ये अतिरिक्त क्षमता सिद्धांत पढ़ेंगे और ओलिगोपोली और अदर मतलब मार्केट के पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो में ही हम मार्केट ख़त्म करके देन अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे। ऑलराइट। सो ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।